8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो से पहले हम 6 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। कितने यूनिट का? 6 यूनिट का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने बनाई हैं पहले यूनिट के 2 वीडियो बनाई हैं। उसके बाद मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इन यूनिट के मैंने एक वीडियो बनाए हैं और छठे यूनिट के मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। यानी कि 2 और 4, 6 और 3, यानी कि अभी तक मैं यहाँ से 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप इसको अच्छे से देख लें। और इस 9 वीडियोस के अंदर मैंने 6 पाठों को अच्छे से कंप्लीट करवाया है। तो पहले आप उसको देखें और फिर आप जंतुओं में जनन को देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। देखिए विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे जंतुओं में जनन, यानी कि इसको अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आज का हमारा यूनिट रहेगा और इसको हम 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की या जनन की, रिप्रोडक्शन और जनन, इसको हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं जंतुओं के लिए। इससे पहले मैंने जब आपको पादपों में जनन पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने उसके 3 टाइप पढ़ाए थे। एक तो कायिक जनन था, दूसरा अलैंगिक जनन था और तीसरा लैंगिक जनन था। लेकिन यहां पर मैं आपको 2 पार्ट पढ़ाऊंगा, एक अलैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन और दूसरा यहां से होगा लैंगिक जनन। फर्स्ट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। हालांकि जब मैंने पौधों में जनन पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। यहां पर भी मैं अच्छे से डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगा कि अलैंगिक जनन में तो एक जनक से नया जीव उत्पन्न होता है। अगर बात करें हम जनन के अलैंगिक जनन के प्रकार के अंदर, तो इसके अंदर एक जनक के द्वारा नया जीव उत्पन्न होता है। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर 2 जनक भाग लेते हैं और 2 जनकों से एक नया जीव बनता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकारों की। तो मुकुलन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है और दूसरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे विखंडन। मुकुलन और विखंडन ये दोनों अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें मुकुलन के लिए, और हम यहां पे किस में बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन को पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली जो मुकुलन होता है वो मुकुलन होता है हाइड्रा में। मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। और विखंडन की बात करते हैं हम, तो विखंडन नॉर्मली किस में होता है? अमीबा में होता है। अमीबा में ध्यान रखना, अमीबा में विखंडन के द्वारा जनन की क्रिया होती है और हाइड्रा के अंदर मुकुलन के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। चित्र को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने हाइड्रा का चित्र बनाया है। तो उस हाइड्रा की संरचना में यहां से एक अतिरिक्त मुकुल शरीर से बाहर निकलने लगता है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये जो संरचना इस प्रकार से ही होगी और ये संरचना और लंबी हो जाएगी
और भविष्य के अंदर हम देखेंगे कि ये तो जो पेरेंट जो हाइड्रा था वो है, और इस मुकुल से जो है एक नया हाइड्रा बन जाएगा यूं। यानी कि ये पहले हाइड्रा था, इस हाइड्रा से मुकुल निकला और ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद इस पेरेंट हाइड्रा से क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस टाइप जब मुकुल निकलता है शरीर से, और मुकुल निकलने के बाद में जब पेरेंट जीव से वो मुकुल अलग हो जाता है, तो इस टाइप के जनन को, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं मुकुलन। तो जनन का कौन सा प्रकार हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुकुलन प्रकार हो जाता है। आगे हम बात करेंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा में होता है विखंडन टाइप का रिप्रोडक्शन। मैं अमीबा की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये अमीबा है, ये किसकी संरचना है, अमीबा की संरचना है। और इस अमीबा की संरचना के अंदर ये आप देख लीजिए, अमीबा की संरचना है, इसको हम केंद्रक कह देते हैं, केंद्रक। अमीबा के अंदर एक केंद्रक होता है, और अमीबा के अंदर जो जनन होता है वो द्विखंडन की क्रिया के द्वारा होता है। द्विखंडन, जो अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है। इधर से देखिए, ये हो गया अमीबा। जब जनन होगा ना तो इस प्रकार से होगा ये भाई, यहां पे ये केंद्रक था, अब केंद्रक इधर भी जाएगा, कुछ भाग केंद्रक का, कुछ भाग इधर भी जाएगा, और धीरे धीरे केंद्रक का भाग यूं हो जाएगा, और आने वाले टाइम में ये इस प्रकार से अलग हो जाएगा। यहां पर एक हाइड्रा था, एक अमीबा था, ये सेम एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, 2 अमीबा बन गए। तो जो जनन की प्रक्रिया होती है विखंडन, वो नॉर्मली किसमें होती है, अमीबा के अंदर होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, द्विखंडन की होती है। द्विखंडन में यहाँ पे एक अमीबा था, जिससे कितने अमीबा बन गए, 2 अमीबा बन गए। यानी कि जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है द्विखंडन टाइप का, यानी कि एक अमीबा से कितने बन गए, 2 अमीबा बन गए। यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अमीबा के शरीर के साथ साथ उसके केंद्रक में भी विभाजन होता है, केंद्रक में भी विभाजन होता है। बस, तो ये पूरा का पूरा टाइप हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा मुकुलन को और विखंडन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन। मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि लैंगिक जनन के अंदर कितने जनक भाग लेते हैं। तो लैंगिक जनन के अंदर 2 जनक भाग लेते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं, और क्या बनता है, एक नया जीव बनता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, मनुष्य। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेहतरीन उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा। हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जनक भाग लेते हैं, एक तो होता है नर जनक और एक होता है मादा जनक। एक नर जनक और दूसरा होता है मादा जनक। ये 2 जनक जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेते हैं, और इन 2 जनकों के द्वारा गैमेट्स उत्पन्न किए जाते हैं, युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं। फर्स्ट नर युग्मक, नर के द्वारा नर युग्मक, सेकंड मादा के द्वारा मादा युग्मक। नर के द्वारा बन गया नर युग्मक एंड मादा के द्वारा बन गया मादा युग्मक। ये किसके द्वारा बनते हैं, तो नर के द्वारा और मादा के द्वारा बनते हैं। अब मैं आगे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि नर युग्मक कौन सा बनता है और मादा युग्मक कौन सा बनता है। अगर बात करें हम नर युग्मक की, तो नर युग्मक बनेगा शुक्राणु, शुक्राणु बनेगा जिसे हम कहते हैं स्पर्म, और मादा युग्मक के रूप में बनता है अंडाणु। क्या बनता है, अंडाणु बनता है। अंडाणु को हम कहते हैं एग। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। चलिए, नर युग्मक तो शुक्राणु बन गया, मादा युग्मक अंडाणु बन गया। अब इन दोनों के अंदर क्या होगा, शल्यन होगा। क्या होगा, शल्यन। जब नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक एग के अंदर संलयन की प्रोसेस होती है, कब संलयन होगा, जब संभोग की प्रक्रिया होगी, या फिर जब हम कहेंगे मैथुन की प्रक्रिया होगी, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा,
शुक्राणु और अंडाणु के अंदर संलयन की प्रोसेस होगी। जब शुक्राणु और अंडाणु के अंदर संलयन की प्रोसेस होती है तो इसे हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। इसी निषेचन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड और हम निषेचन इसको कह सकते हैं। तो परीक्षा के अंदर एक प्रश्न आ सकता है 1 नंबर के सवाल के अंदर कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। या फिर शुक्राणु या अंडाणु जब आपस में संलयन करते हैं तो निषेचन कहते हैं। या फिर नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में संलयन करते हैं तो निषेचन कहते हैं। तो इतनी सारी परिभाषाएं इसके अंदर बन सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो निषेचन हुआ है, इस निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होगा? निषेचन के परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि युग्मनज बनता है या जाइगोट बनता है। क्या बना दिया? शुक्राणु बना दिया। अब शुक्राणु के साथ में जब इस प्रकार से अंडाणु क्रिया करते हैं, संलयन करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों आपस में क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे, संलयन करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद में इससे बनेगा 2n, यानी कि द्विगुणित। द्विगुणित क्यों? क्योंकि एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, द्विगुणित हो गया। द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। यानी कि हमने कहा कि संलयन हुआ, संलयन के बाद में क्या हुआ? संलयन को ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना? युग्मनज बना या जाइगोट, जिससे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद में क्या प्रोसेस होती है? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये बन गया जाइगोट, इसको हमने बोल दिया जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन किसमें होगा? इसकी सेल्स के अंदर होगा, इनकी कोशिकाओं के अंदर होगा। जब इनके अंदर विभाजन होगा तो इस जाइगोट से नेक्स्ट किसकी संरचना होगी? किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। तो भ्रूण बन गया। जाइगोट से बन गया भ्रूण। अब इस भ्रूण का क्या होता है भाई? रोपण होता है। क्या होता है? रोपण। और इस भ्रूण का रोपण कहां पर होता है? तो गर्भाशय के अंदर होता है। गर्भाशय के अंदर होता है। और भ्रूण के बाद में जब यह माता के शरीर के अंदर या माता के गर्भाशय के अंदर 9 माह रहता है, उसके बाद में प्रसव की प्रक्रिया होती है। प्रसव की प्रक्रिया होती है और प्रसव के परिणाम स्वरूप शिशु का जन्म होता है। आई थिंक आप ये चीज समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से एक शिशु का जन्म होता है। तो इसको एक बार हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र को अलग से। एक ये संरचना ऐसी बनानी है, उसके बाद ये ऐसी संरचना, उसके बाद ये ऐसी संरचना। ओके, देन इसको आप नीचे ले आइए, इस संरचना को भी नीचे लाइए। जो संरचना आप नीचे लाए हो, इसके बाद यहां से शुरू करनी है अंडवाहिनी, यहां से लेके यहां से फिर नीचे की तरफ। समझ आ रहा है बच्चों? उसके बाद में ये संरचना यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके उसके बाद नीचे ले आना। इसको यहां से मिटा देना। इतनी संरचना समझ में आ गई बच्चों? ओके, अब देखिए, अब इस रचना को आप थोड़ा सा घुमा के यूं नीचे ले आइए, बस। ओके, बस इतनी संरचना बनानी है। उसके बाद में जो यहाँ पर है वहाँ पर आप अंडाशय बना दीजिए। यहाँ पर आप क्या बना दोगे? इस प्रकार से अंडाशय बना दोगे। यहाँ पर आप अंडाशय बना दोगे और ये अंडाशय जो है यहाँ से गर्भाशय से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ से भीतर की तरफ संरचना निकलेगी और ये संरचना यहाँ पे आके मिल जाएगी, और यहाँ से भी भीतर की तरफ यहाँ संरचना आएगी, यहाँ पर आके मिल जाएगी, और यहाँ से भी भीतर की तरफ संरचना आएगी। अब इस संरचना के अंदर यूं एक प्रकार की लेयर चलेगी, इस प्रकार की लेयर चलेगी यूं, इसमें भी इस प्रकार की लेयर चलेगी यूं, इसमें भी एक प्रकार की लेयर चलेगी यूं। तो ये लेयर्स चलती हैं जो है मादा जनन तंत्र के अंदर। अब देखिए, अब इस स्ट्रक्चर को हम नामांकित भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं अंडाशय। मैं जल्दी से समझाने का आपको प्रयास करूंगा और इजी वे के अंदर। इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी, इसको कहते हैं अंडवाहिनी, इसको कहते हैं फंडस भाग, फंडस भाग कहते हैं। और ये वाला जो भाग इसको हम बोलते हैं गर्भाशय, गर्भाशय बोलते हैं।
इसको बोलते गिरवा, क्या बोलते गिरवा, इसको बोलते योनि, क्या बोलते योनि। बस अंडवाहिनी, अंडाशय, फंडस, गर्भाशय, गिरवा, योनि। ये हो गया मादा जनन तंत्र का चित्र नामांकित सहित। इतना जल्दी हम नर जनन तंत्र का भी बना लेंगे, बहुत आसान होता है बनाना। देखिए सबसे पहले हम पीछे का ये बैक पार्ट बना देते हैं, ये बन गया। उसके बाद हम आगे का पार्ट ये बना देते हैं यूं, ये आगे का पार्ट बन गया। यहां पर ये रहता है शेषण और ये रहता है वृषण। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है और यहां पर अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसको आप दिमाग में रखना। ये है अंडाशय जो प्राथमिक लैंगिक अंग है और यहाँ पे वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है, नर के लिए, इधर मादा के लिए। अब देखें यहाँ से संरचना बनाना शुरू करूँगा, यहाँ पर लाने के बाद इसे यूं मोड़ दूंगा, ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। ओके, अब यहाँ पर एक और लाइन लाऊंगा, एक और लाइन यहाँ से लाऊंगा जुड़ती हुई, और जुड़ती हुई लाइन को नीचे ले आऊँगा, नीचे लाने के बाद यहाँ और यहाँ ऊपर लाके छोड़ दूंगा। बस ये इतनी संरचना आपको सबसे पहले बनानी है। उसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ मूत्राशय बनता है, यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या बनता है, एक मूत्राशय बनता है। यहाँ मूत्राशय के भीतर आप एक ऐसी लेयर चला दोगे, बिल्कुल आराम से चलानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे ये लाइन आप यहाँ पे ले आओगे नीचे की तरफ, सीधी सी बात है। और ये जो आप लाइन ले गए थे वृषण से, इस वृषण वाली नली को आप बढ़ाओगे आगे और यहाँ पे एक बनेगा शुक्राशय, ठीक है। और ये नली यहाँ से अब जुड़ गई, ये नली जाएगी आगे, यहाँ पर एक रहेगा और शुक्राशय, और यहाँ पर एक संरचना होती है। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक संरचना होती है इस प्रकार की, यहाँ पर एक संरचना होती है जिसको आपने यूं बना दिया। देखिए इस संरचना को हम कहेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये शुक्राशय होते हैं, इसको हम कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं? मूत्राशय। अब ये वाली नली भीतर की तरफ जाएगी यूं, और ये आएगी यहाँ शेषण के अंदर, इधर इस प्रकार से। ओके, अब इस रचना को आप थोड़ा सा घुमा दोगे, घुमाने के बाद ऊपर की तरफ यूं लाओगे, इस रचना को भी थोड़ा सा घुमा दोगे, ऊपर की तरफ यूं लाओगे, निकाल सकते हो। और एक नली यहाँ से निकाल सकते हो आप, ये नली यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर हो जाती हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम नामांकित करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से नामांकित करते हैं, इसे हम कहेंगे वृषण कोश। के बाद अंदर की तरफ होगा वृषण, ये वृषण हो गया, वृषण कोश, वृषण। वृषण जो होते हैं इस वृषण कोश के अंदर रहते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर की, तो शरीर के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ये कम क्यों होता है? ताकि स्पर्म आसानी से बन सके, इसलिए कम होता है। यहां से बन गई ये नली, इस नली को हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। इसको हम कहते हैं शुक्राशय। नामों को गौर से देखते रहें। शुक्राशय। इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको कहते हैं मूत्राशय। और यहां पर ये जो संरचना है इसको हम कहेंगे शेषण। ओके, इतनी स्ट्रक्चर इसके अंदर रहती है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब आप समझिए जनन की प्रोसेस कैसे होती है। मैं इतना ही समझाऊंगा, इसके बाद दो टर्मिनोलॉजी और रहती है जिसको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल 2 या 4 मिनट के भीतर मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, हम जानते हैं कि इस वृषण कोश के अंदर वृषण होते हैं और इस वृषण के द्वारा क्या निकलते हैं? स्पर्म निकलते हैं। स्पर्म का मतलब समझते हो? शुक्राणु। अब इस शुक्राणु का जो परिवहन होता है वो किस में होता है? इस नली में होता है, शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी के बाद जो शुक्राणु है, स्पर्म है, वो किस में आ जाएंगे? शुक्राशय में आ जाएंगे। शुक्राशय में क्या आ जाएंगे? स्पर्म आ जाएंगे। और यहां पर आगे क्या है? ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का काम है वीर्य को बनाना। वीर्य को बनाने के बाद उसको क्या देना? गति देना। तो वीर्य बनाते हैं, शुक्राणुओं को गति देते हैं। ये काम कितना किसका रहता है? प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय का रहता है। मूत्राशय जो है, इस मूत्राशय के अंदर ये वाली नली खुल रही है, इसके अंदर मूत्र आएगा। और मूत्र किसके अंदर जा रहा है? सीधा सीधा इसमें जा रहा है, मूत्राशय में। और मूत्राशय से मूत्र किस में आ जाएगा? इस नली में आ जाएगा। ध्यान देना, इस नली के अंदर मूत्र भी आ रहा है, इस नली के अंदर वीर्य भी आ रहा है। देखो ध्यान से समझो इस चीज को। इसके अंदर मूत्र भी आ रहा है, इस चीज के अंदर वीर्य भी, इस नली के अंदर वीर्य भी आ रहा है।
मूत्र और वीर्य दोनों आने के कारण इसको कहते हैं मूत्र जनन मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र, क्योंकि मूत्र मार्ग तो मूत्र मार्ग हो गया, मूत्र निकलता है इसलिए मूत्र मार्ग हो गया, वीर्य निकलता है इसलिए जनन मार्ग हो गया। यानी कि मूत्र व वीर्य दोनों निकलते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? मूत्र जनन मार्ग कहेंगे। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके। इसके बाद यहां से जो है ये नीचे की तरफ आएगा और इस वाली नली के माध्यम से बाहर खुलेगा, और बाहर खुलता है इसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। ये शेषण है, शेषण के द्वारा जो है वो शुक्राणु बाहर निकलते हैं, वीर्य बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है। हम कहेंगे कि यहां से जो है वीर्य आया और वीर्य के साथ में क्या थे? शुक्राणु थे। जब संभोग की क्रिया होती है, क्या होता है? जब संभोग की क्रिया होती है, मैथुन की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल मैं इजी वे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब संभोग या मैथुन की प्रक्रिया होगी, जब स्त्री और पुरुष आपस में संपर्क में आएंगे, तब क्या होगा कि यहां पर जो शुक्राणु या स्पर्म होते हैं वो यहां पर योनि और गिरवा के माध्यम से गर्भाशय के अंदर जाते हैं। देखिए अब स्पर्म यहां आ चुके हैं, अब स्पर्म यहां आ चुके हैं। आर यू अंडरस्टैंड? और अब महिलाओं के अंदर भी एक संरचना होती है, महिलाओं के अंदर एक संरचना होती है अंडाशय। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। दिस इज ओवेरी, और ओवेरी से क्या बनता है? ओवम बनता है या अंडाणु बनता है। अब अंडाणु का निर्माण किससे हो गया? अंडाशय से हो गया। अंडाशय से अंडाणु बना और 1 महीने में 1 अंडाणु ही बनता है, ध्यान रखिएगा। कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है तब। अब यहां से देखिएगा कि अंडाणु जो है किस में आ गया? इस अंडवाहिनी के अंदर आ गया, और यहां पे शुक्राणु कहां गति कर रहे हैं? गर्भाशय के अंदर गति कर रहे हैं। देखिए चुंबक का जब नॉर्थ और साउथ आपस में यहां पे रखा जाता है और आपस में थोड़ा सा पास में लाते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता ना। समान ध्रुवों के अंदर प्रतिकर्षण होता है, लेकिन जब असमान ध्रुवों को आपस में पास में लाया जाता है तो क्या होता है? आकर्षण होता है। तो यहां पर भी यही प्रोसेस है। यहां पर ये तो हो गए शुक्राणु जो कि अंडाशय की तरफ आकर्षित होते हैं, आधे इधर गति करेंगे आधे इधर गति करेंगे, और जो इस अंडाणु के साथ में संलयन करेगा वो ही क्या होगा? युग्मनज का निर्माण करेगा। प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाकी वाली प्रोसेस हम पीछे पढ़ चुके थे कि युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण का रोपण होता है गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण है वो 9 महीने तक रहता है। उसके बाद प्रसव होता है, प्रसव के रूप में शिशु का जन्म होता है। बस ये प्रोसेस है नॉर्मली किसकी? मनुष्य के अंदर रिप्रोडक्शन की, बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद 2 टर्मिनोलॉजी और आती है, उसको आप देखें। एक तो होता है जरायुज प्राणी, एक होते हैं जरायुज प्राणी और एक होते हैं अंड प्रजक प्राणी। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि 8th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये 2 टर्मिनोलॉजी भी साथ में इंक्लूड करी गई है। पहले 7th यूनिट या नहीं था, अब इसके अंदर ये इंक्लूड रहता है। जरायुज प्राणी जो होते हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे जंतु जो किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। जैसे कि मनुष्य शिशु को जन्म देता है, गाय भैंस बकरी शिशु को जन्म देती हैं, वो जरायुज प्राणी हैं। वे प्राणी जो शिशु को जन्म देते हैं जरायुज प्राणी कहलाते हैं। और वे प्राणी जो अंडे देते हैं और अंडे के बाद उससे क्या होता है? जंतु या पक्षी विकसित होता है, उसे हम कहेंगे अंड प्रजक प्राणी। ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं, अंड प्रजक प्राणी। पक्षी अंडे देते हैं तो वो अंड प्रजक प्राणी हो गए। तो जरायुज प्राणी और अंड प्रजक प्राणियों के अंदर इतना सा डिफरेंस आपको याद रखना है, और इस प्रकार से हमारा यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको यूनिट अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक मित्रों तक अपने चैनल को पहुंचाएं ताकि आपके मित्रों को भी हमारे इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का हमेशा की तरह प्रेमपूर्वक धन्यवाद।